हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुप्त डायनेस्टी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको गुप्त साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो पूरा ही एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम गुप्त साम्राज्य का पूरा इतिहास यानी पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करें। जितने भी जो भी आप यूज़ करते हैं, एफबी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब पे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आज की ट्रिक क्या है। तो आज की ट्रिक ध्यान से देखिए। आज की ट्रिक क्या है? आज की ट्रिक है, श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे ही शासक यानी जितने रूलर हैं गुप्त डायनेस्टी के वो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा, इसकी ट्रिक क्या है, श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। अब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, श्री से क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 240 से 280 तक था। या फिर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे पहले सबका ईयर याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, जो मेन है यानी कि जो इसके फाउंडर है उनका ईयर तो आपको याद रखना है कि 240 से 280 के बीच इनका शासनकाल चला। ठीक है। तो संस्थापक किसके, गुप्त डायनेस्टी के कौन है, श्रीगुप्त हैं। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गया। इनका शासनकाल, इस वंश का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहाँ से हुआ, कौशाम्बी से हुआ। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सेकेंड यानी कि इनका ये घटोत्कच क्या हुआ, इनका उत्तराधिकारी यानी जो इनके बाद गद्दी पर बैठा। तो आपसे पूछा जाए कि अगर श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था तो कौन होगा, घटोत्कच गुप्त। तो घाटी से क्या हो गया, घटोत्कच। 280 से 319, कहीं कहीं आपको 320 भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों ही ईयर याद रखने हैं। चलते हैं आगे। चंद्र से क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इनका कार्यकाल कब से कब था 319 से था 335 तक। ठीक है। 335 में ही ये किसके उत्तराधिकारी हुए, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इनके बाद जो आएगा यानी कि समुद्रगुप्त। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है चंद्रगुप्त से आपको कि समुद्रगुप्त कौन था। तो समुद्रगुप्त कौन था, इन्हीं का उत्तराधिकारी था। ठीक। इन्होंने क्या किया था, गुप्त संवत यानी जो गुप्त संवत चलते थे पहले, जैसे विक्रम संवत ही शायद संवत चलते, तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त, सबसे महान शासक या महान सम्राट बोला जाए किसका, गुप्त डायनेस्टी का, तो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने क्या की थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी देवी से हुआ था। ये चीज़ें याद रखनी किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनका ईयर ज़रूर याद रखना, 319 से 335, कहीं कहीं 320 भी लिखा होता है कि 320 से स्टार्टिंग होती है इनके कार्यकाल की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। समुद्रगुप्त कौन था, एक तो पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त। ठीक है। इन्होंने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों यानी बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े थे, पराजित किया था और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है। या फिर किसके शासनकाल में थे, तो गुप्त काल में थे ये। और दूसरी चीज़ ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समुद्रगुप्त थे इनके कवि कौन थे, प्रमुख कवि हरिसेन, या फिर बोलेंगे हरिसेन जो दरबारी कवि थे किसके शासनकाल में थे, तो समुद्रगुप्त। कब थे, किस काल में थे, गुप्त काल में थे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ। और इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद की जो प्रशस्ति लेख है यानी कि जो वहाँ का लेख है उनकी रचना किसने की थी, इन्होंने की थी। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे, आपको पता है, इनको बताया जाता है और ऐसा इसलिए अनुमान लगाया था जितने भी हिस्ट्री वाले थे, या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनको क्या बोला, संगीत प्रेमी बोला। किसकी वजह से, कि यानी कि जो सिक्का था, सिक्के पर इनकी एक छवि दिखाई दी, इनकी एक इमेज दिखाई दी जिसमें ये वीणा बजाते हुए प्रतीत हो रहे थे और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, संगीत प्रेमी बोला जाता है। वीणा वादन के नाम से कौन सा जो इतिहासकार है वो है, या कौन सा शासक था, तो समुद्रगुप्त था जो गुप्त काल में है।
और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो वो कौन सा शासक है जिसे कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विक्रम। विक्रम से क्या आ जाएगा? विक्रमादित्य। सारे वो शासक हैं जो गुप्त काल में मौजूद थे। तो विक्रम से क्या आ जाएगा? विक्रमादित्य। क्या आ जाएगा? विक्रमादित्य आ जाएगा। तो विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य क्या थे? इनका दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो फाहियान था किसके शासन काल में आया था? कहाँ? भारत। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। ज़्यादातर यही लिखा होता है। अगर विक्रमादित्य लिखा होगा तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? विक्रमादित्य। ठीक है, इन सब का ईयर इतना रखना याद जरूरी नहीं होता। फर्स्ट का रखो चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि सबसे महान सम्राट शासक थे किससे? गुप्त डायनेस्टी के। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर क्या आंसर होगा? विक्रमादित्य। ये चीज़ें याद रखनी, ये एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। शकों पर विजय के बाद, यानी जो शक थे उन पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या, जब उनसे विजय पा ली थी तो क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इनके महान कवि, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि ऐसे महान कवि कौन थे, या फिर कालिदास किसके समकालीन थे, ये भी पूछा जाता है। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। फाहियान भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। या फिर ये पूछा जाए कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो कालिदास थे, जिनकी आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में इन्होंने बताया था। अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर इसके बाद और भी थी, जैसे कुछ बुक्स के नाम हैं आपको याद रखने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपको पता ही है किसकी बुक थी? कालिदास की थी। और भी बहुत सारी हैं, जैसे बाद में भगवद गीता वगैरह, इन सब का भी वो हुआ। तो सबसे ज़्यादा मेन यही है जो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास। तो सबसे महान कवि किसके शासनकाल में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में। या फिर किस काल में थे? किस डायनेस्टी में थे? किस वंश में थे? तो गुप्त वंश में थे। प्रमुख विद्वान जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कौन कौन? वराहमिहिर, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त। आपको पता ये कौन थे? आयुर्वेदाचार्य के नाम से फेमस थे। कौन? धन्वंतरि, आयुर्वेदिक चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, किसे क्या आ जाएगा? कुमारगुप्त। किसे क्या आ जाएगा? कुमारगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? वो किस काल का था? तो वो गुप्त काल का था। कौन थे इसके संस्थापक? कुमारगुप्त थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं शक्ल। शक्ल से क्या आ जाएगा? स्कंदगुप्त। कौन आ जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में बस थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना है कि जो हूणों का शासनकाल था या उनका आक्रमण जो स्टार्ट हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। या फिर ये पूछा जाए कि जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया वो किस काल में था? तो गुप्त काल में था। या किस डायनेस्टी में था? तो गुप्त डायनेस्टी में था, गुप्त वंश में था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे अंतिम शासक। सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुमारगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। ये दूसरा नाम किसका है? विष्णुगुप्त का है। गुप्त काल अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ठीक है, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो समुद्रगुप्त था वो विष्णु उपासक था, ये आपको याद रखना है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये जो सबसे ज़्यादा भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बेड़ा बांधन करते हुए इन्हीं की छवि दिखाई जाती है। और ये कौन थे? विष्णु उपासक थे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस वीडियो में हम सारी चीज़ें करेंगे जितनी भी गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट फटाफट हम इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? गुप्त काल की राज्य की भाषा क्या थी? बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है गुप्त काल की राज्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी और राज्य की भाषा संस्कृत थी। दोनों ही पॉइंट मैंने एक साथ आपको बता दिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ की राज्य की भाषा संस्कृत थी और यहाँ की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। गुप्त काल में ही जो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत
सिद्धांत जो ग्रंथ थे किसके शासनकाल में लिखे गए? गुप्त काल में। किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। और इन्हीं ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो चारों ओर घूमती, यानी कि वो सराउंडेड क्या होती है? मोशन करती है। गुप्त काल में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुप्त काल में जो पुलिस विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे यानी चीफ होते थे, उनको क्या बोला जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। इनके काल में भू राजस्व का जो कुल उत्पादन होता था वो 1/4 से कितना होता था? 1/6 भाग था। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उज्जैन था सबसे ज़्यादा फेमस था, आपको पता है उज्जैन व्यापारिक केंद्र किसके शासन में काल में था? गुप्त में। प्रचलित ग्रंथ कौन सा था? पंचतत्व, जिसको किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ से हुआ? आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ से हुआ है? गुप्त डायनेस्टी से हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आपसे क्या बताया जाएगा? गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो अजंता और एलोरा की कलाकृतियां हैं किससे संबंधित है? गुप्त काल से आपसे पूछा जाता है अजंता और एलोरा की कला किस वंश से या किस डायनेस्टी से हैं? तो गुप्त काल से। आपको पता है कि अजंता में टोटल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टोटल कितनी गुफा हैं? 29 गुफा हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 6 गुफाएं ही, 29 गुफाओं में से केवल 6 ही क्या हैं? अभी शेष बची हुई हैं, जिसमें से जो 16 और 17 नंबर की गुफा हैं वो क्या हुआ था? इन्हीं से गुप्तकालीन की हैं। कौन कौन सी अगर नाम पूछा जाए तो 16वीं और 17वीं, यानी 16 और 17 नंबर की गुप्तकालीन के ही समकालीन थी। ठीक है। गुफा संख्या जो 70 थी, नीचे चित्र को चित्रशाला भी कहा गया है। कई बार एग्जाम में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपको बता दिया जो कवि थे फेमस वो कालिदास थे, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जारी करवाए गए इसी के काल में जारी करवाए गए। और सबसे ज़्यादा विद्वान जैसे धन्वंतरी हो गए, आपको अभी बताया था ब्रह्मगुप्त, ये सारे इसी के शासनकाल से रिलेटेड थे। मंदिर बनाने की कला का निर्माण भी इसी से स्टार्ट हुआ। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। अभी मैंने इसके पहले ही पॉइंट पढ़ाया था, क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। तो आज ये सारे जितने भी गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे ही हमने कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।